तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कूलिंग टावर क्या है, कूलिंग टावर कैसे काम करता है, कूलिंग टावर में कौन कौन से पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, कूलिंग टावर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। तो इसके बारे में जानेंगे। और हम जिस कूलिंग टावर की बात करेंगे उसको बोलते हैं, जो सेंट्रीफ्यूगल चिलर में जो कूलिंग टावर इस्तेमाल होता है रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए, उस कूलिंग टावर के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं कि कूलिंग टावर कैसे काम करता है, कूलिंग टावर में कौन कौन से पार्ट्स लगे होते हैं, किस पार्ट्स का क्या काम होता है। तो आइए देख लेते हैं। दोस्तों, पानी को हवा के द्वारा ठंडा करने के लिए जो इक्विपमेंट लगाई जाती है, जो मशीनें लगाई जाती है, उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम कूलिंग टावर बोलते हैं। इसका इस्तेमाल जो है बड़ी बड़ी इमारतों और उद्योगों में किया जाता है। जैसे जो चिलर प्लांट्स होते हैं उसमें भी आपको कूलिंग टावर का उपयोग बड़ी आसानी से किया जाता है। तो आइए अब जानते हैं कूलिंग टावर के जो काम करने का सिद्धांत है वह क्या है। दोस्तों, जो कूलिंग टावर का काम करने का सिद्धांत होता है वो क्या होता है, तो इवोपरेशन होता है। पानी को ठंडा करने के लिए किसी भी दूसरे विकल्प से यह जो सिस्टम है वो क्या है, तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ता होता है। जिससे क्या होता है, तो बहुत ज्यादा जो गर्म पानी होता है वो हवा के संपर्क में आता है, जिससे क्या होता है, तो पानी ठंडा हो जाता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कूलिंग टावर कैसे काम करता है सेंट्रीफ्यूगल चिलर में। जो सेंट्रीफ्यूगल चिलर में कंडेंसर लगाया जाता है, तो कंडेंसर में पानी जो गर्म होता है वह हेडर के सहारे कहाँ पे जाता है, तो कूलिंग टावर पे जाता है। वहाँ पे क्या होता है, तो कूलिंग टावर के जो इन में आता है, तो इन में आते हैं तो क्या होता है, तो उसमें कुछ नोजल लगाए जाते हैं। इस नोजल का द्वारा क्या किया जाता है, तो पानी को कूलिंग टावर में छिड़का जाता है, या क्या कहा जा सकता है कि इस नोजल के द्वारा पानी को बारिश करवाया जाता है। कहाँ, तो कूलिंग टावर में। इससे क्या होता है, तो जो नोजल्स द्वारा पानी को गिराते हैं, इससे क्या होता है, तो पानी का जो सरफेस एरिया होता है वह बढ़ जाता है। और उस पानी को कहाँ गिराते हैं, तो उसको फिन्स पे गिराते हैं। इस फिन्स पे जो थोड़ी थोड़ी जगह होती है वहाँ पे क्या होता है, तो पानी और हवा क्या होती है, तो ऊपर नीचे होती रहती है, यानी कि एक दूसरे के संपर्क में अच्छी से आती है। अब इसमें क्या होता है, तो हवा जो ऊपर की तरफ निकलती है वो गर्म हो जाती है, जो पानी नीचे की तरफ आती है वो क्या होती है, तो ठंडी हो जाती है। अपना गर्मी किसको दे देती है, तो हवा को दे देती है। इसके बाद जो पानी है वो ठंडा होकर कहाँ चला जाता है, तो कंडेंसर में चला जाता है। तो आइए अब जानते हैं कूलिंग टावर में कौन कौन से पार्ट्स लगाया जाता है, उस पार्ट्स का क्या कुछ इस्तेमाल किया जाता है इसके बारे में। तो सबसे पहला होता है फैन मोटर। जो फैन मोटर होता है वो कूलिंग टावर का सबसे मुख्य हिस्सा होता है। यह ज्यादातर कूलिंग टावर में ऊपर की तरफ लगाया जाता है। इसका जो मुख्य काम होता है वो पंखा को घुमाना होता है, जिससे क्या होता है, तो हवा को क्या करे, तो ऊपर की तरफ फेंक दे। जिससे क्या होता है, तो पानी ठंडा कर देता है। जो वाष्प के रूप में हवा बनती है वो उसको ऊपर की तरफ फेंक देता है। कूलिंग टावर का जो फैन होता है जो मोटर के द्वारा चलाया जाता है। दूसरा होता है फैन। कूलिंग टावर में जो लगने वाला फैन होता है वह एक शाफ्ट और गियर बॉक्स के द्वारा जुड़ा होता है। किसके साथ जुड़ा रहता है, तो कूलिंग टावर में जो मोटर लगा होता है उसके साथ जुड़ा रहता है। कौन, तो कूलिंग टावर का फैन शाफ्ट और गियर बॉक्स के द्वारा मोटर में जुड़ा होता है। इसका जो काम होता है वो कूलिंग टावर में जो हवा की बहाव होती है उसको बनाए रखना होता है। किसका, तो फैन का काम होता है। जो कूलिंग टावर का मेन तीसरा पार्ट्स होता है वो होता है एलिमिनेटर। एलिमिनेटर क्यों लगाया जाता है आइए से हम समझते हैं। जब फैन के द्वारा हवा को कूलिंग टावर से बाहर की तरफ खींचा जाता है तो क्या होता है, पानी नीचे की तरफ गिरते रहता है, मगर क्या होता है कि हवा के साथ पानी बाहर ना निकले, इसलिए वहाँ पे क्या लगाया जाता है, तो इनिमिनेटर लगाया जाता है, जो क्या करता है, सिर्फ हवा को बाहर भेजता है, पानी को कूलिंग टावर के बाहर नहीं जाने देता है। इसके बाद होती है हेडर, जिसे कि पाइप्स बोला जाता है। पाइप्स आपको कंडेंसर की जो आउटलेट होती है वहाँ से लगाए जाते हैं और कूलिंग टावर के जो इनलेट होता है वहाँ तक लगाया जाता है। और उसके हेडर में क्या होता है, तो नोजल्स को जोड़ा जाता है। हेडर में एक छोटी सी पाइप होती है, उस पाइप्स के द्वारा नोजल को जोड़ी जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है वो होता है नोजल्स। तो नोजल्स आइए किसे कहा जाता है आइए से हम जानते हैं। यह जो नोजल्स होती है वो हेडर के साथ कनेक्ट होती है, इसको हम स्प्रिंकलर भी कह सकते हैं। इसका काम होता है हेडर में जो गर्म पानी आता है उस गर्म पानी को बारिश की तरह बौछार करना होता है। इसके साथ ही जो नीचे कूलिंग टावर पे लगा फिन्स होता है उस पर गिराना होता है। किसका काम, तो यह नोजल्स का काम होता है, जिसे कि स्प्रिंकलर भी कहा जाता है। इस प्रकार से बौछार करने से क्या होता है, जो पानी का सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है। इस प्रकार से क्या होता है, तो पानी जल्दी ठंडा हो जाता है। इसके बाद जो कूलिंग टावर का मेन पार्ट्स होता है वो होता है फिन्स। फिन्स को कहाँ लगाया जाता है, तो स्प्रिंकलर या नोजल के नीचे लगाया जाता है। नोजल से बौछार किया गया जो पानी होता है वो फिन्स के ऊपर आके गिरता है। जैसे ही पानी फिन्स पे गिरता है तो उस पर जगह कम, फिन्स में जगह कम होने के कारण थोड़ी देर पानी वहाँ पे रुकता है। तो जैसे ही हवा नीचे से आता है तो हवा पानी के संपर्क में आके पानी को ठंडा कर देता है। जो हवा अपनी गर्मी होती है, जैसे पानी में जो गर्मी होती है वो क्या होती है, तो हवा ऊपर की तरफ फेंक देती है। किससे, तो फैन से होकर फेंक देती है। इसके बाद क्या होता है, तो पानी धीरे धीरे नीचे गिरता रहता है और सम्प में जाके जमा हो जाता है। इसके बाद होता है मेश, यानी कि जाल बोलती है। जो जाली होती है वो कूलिंग टावर में लगाई जाती है। इसका जो काम होता है वो कूलिंग टावर में किसी भी प्रकार से जो कचरा होता है उसको रोकना होता है। जब कूलिंग टावर का जो फैन होता है वो हवा को खींचता है तो हवा इन जाली से होके ही कूलिंग टावर के अंदर आता है। इस हवा के साथ कचरा कूलिंग टावर के अंदर ना आ पाए उसको रोकने के लिए इसका क्या लगाया जाता है, तो जाली लगाया जाता है। इसका बाद जो लगाया जाता है वो होता है फ्लोट वाल। फ्लोट वाल का जो काम होता है वो कूलिंग टावर में जो पानी होता है उसको पानी के लेवल को मेंटेन करना होता है।
जैसे कि आप जानते हैं कूलिंग टावर के नीचे क्या होता है, तो टैंक होता है और इसमें क्या होता है, तो पानी भरा होता है। जैसे ये पानी आगे जाके मशीन की जो गर्मी होती है उसको अपने अंदर सोखता है और वापस कूलिंग टावर में आता है। इसके बाद क्या होता है, तो पानी इवोपरेशन के कारण वाष्प में बदल जाता है। वाष्प में बदलने के बाद वो क्या होता है, तो हवा में उड़ जाता है। तो थोड़ी थोड़ी देर में क्या होती है, तो कूलिंग टावर में जो पानी होते हैं वो कम होने लगते हैं, क्योंकि वह हवा में पानी का लॉस होता है। जिसे और जो पानी कम होता है उस पानी को मेकअप करने के लिए वहाँ पे क्या लगाया जाता है, तो मेकअप टैंक लगाया जाता है जिसमें पानी भरा होता है। उस पानी को क्या किया जाता है, तो कूलिंग टावर में मेकअप किया जाता है मेकअप पंप के द्वारा। और उसी मेकअप टैंक के द्वारा जो पानी को मेंटेन किया जाता है उसमें एक फ्लोट वाल लगाया जाता है, जिससे कि क्या होता है, तो पानी ऑटोमेटिक भरने पे वाल्व बंद हो जाता है। तो समझ गए फ्लोट वाल का क्या काम है। इस वाल्व को क्या आगे क्या होती है, तो प्लास्टिक की बॉल लगी होती है। कभी कभी इसमें आपको एल्युमिनियम की भी बॉल लगी होती है जो कि गोल गोल होती है। इसमें क्या होता है, तो इसमें हवा भरा होता है। इस कारण क्या होता है, तो पानी भरने पर ऊपर उठ जाता है। इससे क्या हो जाता है, तो फ्लोट वाल का मेन होता है वो बंद कर देता है, जिससे कि पानी कूलिंग टावर में नहीं गिरता है। इसके बाद जो होता है वो होता है ओवरफ्लो लाइन। ओवरफ्लो लाइन क्या होता है आइए इसे जानते हैं। इस पानी जो ओवरफ्लो लाइन लगाई जाती है वो कूलिंग टावर में जो अतिरिक्त पानी आ जाता है, मान के चलिए कूलिंग टावर में पानी आ गया, जैसे कि फ्लोट वाल कभी कभी काम नहीं किया, इससे क्या होगा, कूलिंग टावर में लगातार पानी भरता गया पानी भरता गया। अगर उसको ओवरफ्लो लाइन ना लगाएंगे तो क्या होगा, तो कूलिंग टावर के जो चारों तरफ होगा वो पानी गिरने लगेगा, जिससे क्या होगा, जो जहाँ पे कूलिंग टावर लगाया जाएगा वहाँ पे चारों तरफ छत पे पानी भर जाएगा। इसको रोकने के लिए यहाँ पे एक ओवरफ्लो लाइन लगाया जाता है। तो इसीलिए इसमें ओवरफ्लो लाइन लगाई जाती है, ताकि ओवरफ्लो लाइन से होते हुए सारा पानी कहाँ चला जाए, तो ड्रेन में चला जाता है। इसके बाद होता है एक ड्रेन वाल। ड्रेन वाल कहाँ लगाया जाता है, जो कूलिंग टावर का मेन टैंक होता है उसमें एक ड्रेन वाल भी लगाया जाता है, ड्रेन लाइन लगाया जाता है। क्योंकि कूलिंग टावर में जो लगातार पानी आता रहता है उसके कारण उसमें क्या होता है, तो कुछ कचरा आ जाता है, कुछ काई जमा हो जाता है, कुछ माटी जमा हो जाता है कूलिंग टावर में। उसको साफ करने के लिए क्या किया जाता है, तो ड्रेन वाल का इस्तेमाल किया जाता है। ड्रेन लाइन होता है उसका इस्तेमाल किया जाता है। उसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, क्योंकि जो कूलिंग टावर को अगर सफाई करनी होती है तो कूलिंग टावर के जो सारा पानी होता है, कुछ पानी को दूर से कूलिंग टावर में डालने के बाद जो लास्ट में पानी बच जाता है उसको ड्रेन वाल से ड्रेन कर देते हैं, यानी कि बहा देते हैं। इसके बाद उसको साफ़ कर देते हैं, फिर ड्रेन से पूरा इसको क्लियर कर देते हैं। अगर उसमें हम ड्रेन लाइन ना लगाए तो उसको कूलिंग टावर को साफ़ करने के दौरान उसमें ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ड्रेन लाइन नहीं लगाएंगे तो नीचे का पानी वहीं का वहीं जमा रहेगा। और कूलिंग टावर के ड्रेन लाइन लगाने से होता है, अगर हम सफाई करेंगे तो डायरेक्ट ड्रेन में चला जाएगा पानी, और सफाई करने के दौरान ड्रेन में पानी चला जाएगा तो साथ में कचरा भी चला जाएगा, जिससे क्या होगा, तो सारा कचरा ड्रेन हो जाएगा। इससे कूलिंग टावर की सफाई आसानी से की जा सकती है। इसके बाद कूलिंग टावर में लगाया जाता है ब्लो डाउन वाल। ब्लो डाउन वाल क्यों लगाया जाता है, जिसे कि ब्लीड वाल भी कहा जाता है, आइए इसे हम जानते हैं। दोस्तों कूलिंग टावर में ब्लीड वाल यानी कि ब्लो डाउन वाल का बड़ा ही महत्व होता है। दोस्तों कूलिंग टावर में जो पानी आता है उसमें कुछ ना कुछ मिनरल जरूर होते हैं, और जब वाष्पीकरण के दौरान पानी हवा में उड़ जाता है तो सारी मिनरल जो होते हैं वो कूलिंग टावर में ही इकट्ठा होने लगती हैं, और धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है इसके साथ यह जो मिनरल होता है वो बहुत ज़्यादा होने लगता है और यह टैंक में जमा हो जाता है, जिससे क्या होता है, तो पानी का TDS, pH, इसके बाद कंडक्टिविटी, ये सारा क्या होता है, तो बढ़ जाता है। और ये क्या होता है, जो अगर इसको ब्लो डाउन नहीं करेंगे तो वह धीरे धीरे क्या होगा, तो मिनरल कूलिंग टावर में जमा हो जाएगा और कूलिंग टावर से होते हुए डायरेक्ट कंडेंसर के ट्यूब में चला जाएगा। इससे क्या होता है, तो कंडेंसर की जो स्केल होती है वो बढ़ जाती है। कूलिंग टावर की जो पानी होती है, क्योंकि उसमें बहुत सारे मिनरल जमा हो जाते हैं, वो डायरेक्ट कंडेंसर के ट्यूब में जाती है। इससे क्या होता है, तो उसमें कंडेंसर की जो स्केल होती है वो बढ़ा देती है, और इसको कभी कभी ब्लॉक भी कर देते हैं, कंडेंसर की ट्यूब को ब्लॉक भी कर सकती है। अगर कंडेंसर की ट्यूब में ज़्यादा स्केल हो जाएगा तो इसका क्या होगा, तो अप्रोच बढ़ जाएगा, जो कि हमारे जो रेफ्रिजरेंट होते हैं उसको अच्छा से ठंडा नहीं कर पाएगा, जिससे कि हमारी सारी कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। इसी को रोकने के लिए यहाँ पे ब्लो डाउन वाल्व लगाया जाता है। ब्लो डाउन वाल्व का कार्य यह है कि जो गंदा पानी होता है उसको क्या करता है, तो ऑटोमेटिक या जो कूलिंग टावर में जो पानी इन होता है उसी के मेन हेडर में लगाया जाता है। इससे क्या होता है, ऑटोमेटिक पानी को खींचता जाता है और उसको ड्रेन करते रहता है। इससे क्या होता है, तो पानी का जो अच्छा लेवल है वह मेंटेन करते रहता है। जैसे कंडक्टिविटी हो गया, pH हो गया, ORP हो गया, ये सारा चीज़ मेंटेन करके रखता है। TDS हो गया, मेंटेन करता है ब्लो डाउन। अगर ब्लो डाउन नहीं करेंगे तो कूलिंग टावर में ये सारा चीज़ बढ़ जाएगा। ओके, तो ब्लो डाउन वाल्व समझ के क्या काम करता है। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं कूलिंग टावर में होने वाले लॉस के बारे में। जो कूलिंग टावर में कैसे लॉस होता है पानी का, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहला आता है एवोपरेशन लॉस। जो कूलिंग टावर में नोजल्स के द्वारा जो पानी आता है वो क्या होता है, तो बौछार के द्वारा फिन्स पे गिराया जाता है। अब ये पानी जो होता है वो गर्म होने के कारण क्या होता है, तो वाष्प बनते हैं। जो कूलिंग टावर में फैन लगाया जाता है उसको क्या करती है, तो हवा के द्वारा बाहर फेंक देती है। इससे क्या होता है, तो थोड़े थोड़े समय के बाद कूलिंग टावर में पानी कम होने लगता है। ऐसे जो पानी कम होता है इसको क्या बोलते थे, इवोपरेशन लॉस बोलते हैं।
समझ गए। दूसरा आता है ड्रिफ्ट लॉस। ड्रिफ्ट लॉस किसे कहा जाता है, आइए इसे हम समझते हैं। जब कूलिंग टावर से हवा को बाहर की तरफ खींचा जाता है तो कूलिंग टावर के नीचे वाली हिस्से से, जो कूलिंग टावर के नीचे वाले हिस्से से क्या होता है, तो कूलिंग टावर के अंदर हवा आती है और फैंस के द्वारा क्या होता है, तो कूलिंग टावर के ऊपर की तरफ निकल जाती है हवा। इस हवा के साथ साथ क्या होता है, तो पानी के पार्टिकल्स यानी कि पानी की बूंदें भी बाहर निकलती है। इसके कारण भी क्या होता है, तो कूलिंग टावर में पानी की कमी होती है। इस तरह जो पानी कूलिंग टावर से बाहर निकलती है इसको क्या बोलते हैं, तो ड्रिफ्ट लॉस बोलते हैं। इसके बाद आते हैं ब्लो डाउन लॉस। कूलिंग टावर में जो इवोपरेशन के कारण जो वाष्प बनती है, इससे क्या होता है, तो पानी तो वाष्प के रूप में उड़ जाता है और बहुत सारे मिनरल टीडीएस क्या होता है, तो जो पानी सम्प में जमा होता है उसमें जमा हो जाता है, यानी कि बढ़ते रहता है। टीडीएस बढ़ेगा, पीएच बढ़ेगा, उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ पे क्या लगाया जाता है, तो ब्लो डाउन लगाया जाता है। ब्लो डाउन क्या करता है, तो पानी में जो भी ज़्यादा, अगर पानी का जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है तो पानी को ऑटोमेटिकली क्या करता है, तो ब्लो डाउन करते रहता है, यानी पानी को बाहर निकालते रहता है। इस कारण ब्लो डाउन लॉस भी होता है पानी का, यानी कि इस प्रकार से पानी की भी खपत होती है ब्लो डाउन के द्वारा। तो आइए अब जानते हैं कूलिंग टावर में क्या कुछ पैरामीटर्स मेंटेन किया जाता है इसके बारे में। कूलिंग टावर में जो भी हम पानी इस्तेमाल करते हो उसका पीएच आपको 7.5 से लेकर 9 के बीच होना चाहिए। कूलिंग टावर में जो पानी का इस्तेमाल करते हो उसका हार्डनेस 150 से लेकर 450 ppm के बीच होना चाहिए। कूलिंग टावर के जो पानी होता है उसका जो कैल्शियम हार्डनेस होता है वो 60 से लेकर 250 ppm होनी चाहिए। कूलिंग टावर का जो पानी होता है उसका मैग्नीशियम हार्डनेस 20 से लेकर 80 ppm होनी चाहिए। कूलिंग टावर का जो पानी होता है उसका जो पी एल्किनिटी होता है 50 से लेकर 80 के बीच होना चाहिए। कूलिंग टावर का जो पानी होता है उसका एल्किनिटी 50 से लेकर 200 ppm होनी चाहिए। कूलिंग टावर का जो पानी होता है उसका एम एल्किनिटी 20 से लेकर 200 ppm होनी चाहिए। कूलिंग टावर का जो पानी होता है उसका क्लोराइड जो होता है वो 20 से लेकर 200 ppm होनी चाहिए। कूलिंग टावर का जो टोटल टीडीएस है, जिसे कि टोटल डिजॉल्व सॉलिड कहा जाता है, वो 4500 से नीचे होनी चाहिए। कूलिंग टावर का जो पानी होता है उसका COC साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए, तो 3 से लेकर 6 के बीच होना चाहिए। तो दोस्तों कूलिंग टावर की यह वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको इस चैनल पर HVAC से रिलेटेड और भी सारी जानकारी प्रदान की जाएगी और यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जिस पे आपको और भी बहुत सारी जानकारी HVAC से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।